हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 उपभोक्ता अधिकार। इसमें हम ऑलरेडी बाकी के चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे उपभोक्ता अधिकार, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमारी डे टू डे लाइफ में भी इसका यूज हो सकता है, तो आपको अपने अधिकारों का पता होना चाहिए। बाजार में उपभोक्ता, बाजार में हमारी भागीदारी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के रूप में होती है। हम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादक के रूप में हम कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में कार्यरत हो सकते हैं। मतलब हो सकता है आप कृषि के क्षेत्र में, इंडस्ट्रीज या फिर सर्विस सेक्टर में कोई काम करते हो, तो हो सकता है तब आप उत्पादक के रूप में होंगे। लेकिन उपभोक्ताओं की भागीदारी बाजार में तब होती है जब वे अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते हैं। अब आप कुछ काम कर रहे हैं तो आपकी डेली यूज की भी चीजें होंगी, तो आप उसे खरीदेंगे, तब आप होंगे उपभोक्ता। उपभोक्ता के रूप में लोगों द्वारा उपभोग किए जाने वाली अंतिम वस्तुएं होती है। मतलब कि ये फाइनल प्रोडक्ट होता है, जो कच्चे माल से जो है प्रोडक्ट हमारा बनता है, और लेकिन जब ये बाजार में आता है तब ये फाइनल प्रोडक्ट होता है, जब उपभोक्ता इसे उपभोग के लिए खरीदते हैं। इससे पहले हमने जो विकास के कुछ नियम पढ़े थे, जो विकास को बढ़ावा देने के लिए जो नियम और नियंत्रण हो सकते हैं सरकार के द्वारा, वो पढ़े थे। इसका महत्व जो होता है असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सुरक्षा के लिए उसी तरह से हो सकता है जिस तरह साहूकारों द्वारा लगाए जाने वाले उच्च ब्याज दर से लोगों को बचाने के लिए नियमों और नियंत्रण की जरूरत होती है। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनको परेशान किया जाता है। साहूकारों द्वारा उन पर उच्च ब्याज दर से जो है उच्च ब्याज दर लगाई जाती है, जिसकी वजह से वो कर्ज जाल में फंस जाते हैं। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस इसलिए होते हैं ताकि उन्हें इससे बचाया जा सके। इसी प्रकार पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। उदाहरण के लिए अनौपचारिक क्षेत्रों में साहूकार कर्जदार पर बंधन डालने के लिए तरह तरह के दांव पेच लगाते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में जो है साहूकार जो है जो कर्ज लेता है उसके ऊपर जो मतलब उसको फोर्स करते हैं और अलग अलग दाव पेंच लगाते हैं। सामयिक ऋण के कारण उत्पादक को उत्पाद निम्न दर पर बेचने के लिए मजबूर कर देते हैं। वे स्वप्ना जैसी महिला, ये पहले वाले चैप्टर में डिस्कस हुआ है, और ऋण चुकाने के लिए अपनी जमीन बेचने को विवश हो जाते हैं। मतलब उन्हें फोर्स किया जाता है कि वो अपना ऋण चुकाने के लिए अपनी जमीन बेच दें साहूकारों को। इससे जो है छोटे किसान या असंगठित क्षेत्र के जो लोग होते हैं उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ता है। इसी प्रकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले बहुत से लोगों को निम्न वेतन पर कार्य करना पड़ता है। उन परिस्थितियों को झेलना पड़ता है जो न्यायोचित नहीं होती और प्राय उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग माइनिंग वगैरह करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जो प्रॉपर पे नहीं मिल पाता, या फिर बहुत सारे वो ऐसे चीज़ों से गुजरते हैं जो न्यायोचित नहीं होती। उन्हें बहुत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। असंगठित क्षेत्र में तो या तो निम्न वेतन पर काम करते हैं, और कई बार जो है पूरी फैमिली फैमिली वगैरह काम करती है, लेकिन फिर भी उन्हें प्रॉपर वेतन नहीं मिलता, और या फिर सिर्फ खाने के लिए प्रोवाइड कराते हैं, एक्स्ट्रा उन्हें कुछ पैसे नहीं देते जिससे वो अपनी डेली यूज की चीजें खरीद सकें। ऐसे शोषण को रोकने के लिए हमने नियमों और विनियमों की बात की है। ऐसी संस्थाएं हैं जो ऐसी कुछ संस्थाएं होती है यह सुनिश्चित करने के लिए लंबा संघर्ष किया है इन नियमों का पालन हो। ये सब कुछ मतलब श्रमिक हो गए और माइनिंग करने वाले हो गए, और जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने काफी संघर्ष किया है, और ये अपनी डे टू डे लाइफ में संघर्ष बहुत करते हैं। उन्होंने जानबूझकर इसे ऐसा बनाया है कुछ महीनों में बेकार हो जाएगा और इसे नया खरीदना पड़ेगा। मतलब जब आप कोई सामान खरीदते हो और समटाइम्स तो आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत लो क्वालिटी का है, लेकिन पैसे आपसे पूरे ले लिए गए हैं, और कुछ ही टाइम चलेगा उसके बाद वो खराब हो जाएगा और आपको फिर से नया लेना पड़ेगा। तो ये आपके जो है उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन होता है। बाजार में भी उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए नियम और विनियम की आवश्यकता होती है, क्योंकि अकेला उपभोक्ता प्राय स्वयं को कमजोर स्थिति में पाता है। मतलब कि उपभोक्ताओं का भी बहुत तरीकों से शोषण किया जाता है। इसी वजह से रूल्स एंड रेगुलेशन उपभोक्ताओं के लिए भी बनाए गए हैं, ताकि वो सही प्राइस पर और सही वस्तु, अच्छी क्वालिटी की वस्तु खरीद सके। ना कि आप रुपए 2,000 दे रहे हैं और आपको चीज ऐसे मिल रही है जैसे वो आप कचरे से लेके आए हों। तो आपको प्रॉपर प्राइस पे अच्छी वस्तु मिले, इसीलिए कंज्यूमर राइट्स बनाए गए हैं। खरीदी गई वस्तु या सेवा के बारे में जब कोई शिकायत होती है तो विक्रेता सारा उत्तरदायित्व क्रेता पर डालने का प्रयास करता है। उनकी प्रतिक्रिया होती है कि जो सामान खरीदा है वो हमारी पसंद नहीं है, वो आपकी खुद की पसंद है। मानो बिक्री हो जाने के बाद विक्रेता की कोई जिम्मेदारी रह ही नहीं जाती। मतलब वो आपको ही जिम्मेदार ठहरा देते हैं कि आपने ऐसी चीज क्यों खरीदी, आपको नहीं खरीदनी चाहिए थी। तो वो खुद के ऊपर ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। उपभोक्ता आंदोलन हम आगे डिस्कस करेंगे। इसी चीज को बदलने का प्रयास है। जब आप पर मान लीजिए आप किसी दुकान पर जाते हैं और आप वहां से कुछ मान लीजिए आप शूज खरीदते हैं, स्कूल शूज,
लेकिन वहाँ पर आपको बिल्कुल लो क्वालिटी के शूज़ मिलते हैं और आप कुछ टाइम बाद आके बोलते हैं कि ये शूज़ इतनी जल्दी कैसे टूट सकते हैं, प्रॉपर प्राइस पे किया है आपने। लेकिन वो बोलेंगे कि आपको सही अच्छे शूज़ खरीद लेने चाहिए थे, मतलब वो आप पे पूरी जिम्मेदारी डाल देंगे। हालांकि ये आपका अधिकार है कि आपको अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिले अगर आप अच्छा पे कर रहे हो। तो उसी चीज़ को उसी चीज़ से उसी शोषण से आपको बचाने के लिए जो है उपभोक्ता अधिकार होते हैं। बाजार में शोषण कई रूपों में होता है। उदाहरण तो कभी कभी व्यापारी अनुचित व्यापार करने लग जाते हैं। जैसे दुकानदार जो है उचित वजन से कम वजन तोलते हैं। मतलब मान लीजिए आपने 2 केजी कोई चीज खरीदनी है तो आपको कम वजन तोल के देगा। इसी से आपका ही नुकसान होगा, उपभोक्ता के तौर पर उसको कोई नुकसान नहीं होगा। व्यापारी उन शुल्कों को जोड़ देते हैं जिनका वर्णन पहले न किया गया हो, या मिलावट और दोषपूर्ण वस्तुएं बेची जाती है। आजकल बहुत सारी मिलावटी वस्तुएं बेची जाती है। और जब उत्पादक थोड़े और शक्तिशाली होते हैं तो उपभोक्ता कम मात्रा में खरीदारी करते हैं और बिखरे हुए होते हैं तो बाजार उचित तरीके से कार्य नहीं करता। विशेष रूप से यह स्थिति तब होती है जब इन वस्तुओं का उत्पादन बड़ी कंपनियां कर रही हो। मतलब जब बड़ी कंपनियां ऐसा उत्पादन करती हैं तो इस तरीके से की स्थितियां बनती हैं। अधिक पूंजी वाली शक्तिशाली समृद्ध कंपनियां विभिन्न प्रकार से चालाकी पूर्वक बाजार को प्रभावित करती है। उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए वे समय समय पर मीडिया और अन्य स्रोतों से गलत सूचना देते हैं। आपने एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे टीवी में बहुत सारे या फोन में, जिसमें आपको जो मतलब बड़े बड़े कंपनियां होते हैं या फिर जो आपके एक्टर होते हैं वो जो है चीज़ों को प्रमोट करते हैं, वो एड्स बनाते हैं उसकी। लेकिन उसमें बहुत सारी कई बार गलत सूचना होती है, तो आपको कोई भी चीज़ है वो ध्यान से देख के लेनी चाहिए, ना कि सिर्फ अट्रैक्ट होकर किसी चीज़ से। तो इस तरीके से ये कंपनियां जो है मीडिया का यूज़ करके या फिर गलत सूचना फैलाती हैं। उदाहरण के लिए एक कंपनी ने यह दावा करते हुए कि माता के दूध से हमारा उत्पाद बेहतर है, सर्वाधिक वैज्ञानिक उत्पाद के रूप में शिशुओं के लिए दूध का पाउडर पूरे विश्व में कई साल तक बेचा। आपने देखा होगा कि कुछ जो हैं बच्चे हैं उनको मिल्क पाउडर से दूध बनाकर पिलाया जाता है, जो कि अच्छा नहीं होता बच्चे की सेहत के लिए। कई वर्षों के लगातार संघर्ष के बाद कंपनी को ये स्वीकार करना पड़ा कि वो झूठे दावे करती आ रही है। मतलब कि उन्होंने दावा किया था कि जो माँ का दूध होता है, बेस्ट फीडिंग होती है, उससे जो ये है अच्छा है, लेकिन वो अच्छा नहीं होता। इसी तरह सिगरेट उत्पादक कंपनियों से यह बात मनवाने के लिए कि उनका उत्पाद कैंसर का कारण हो सकता है, न्यायालय में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। आपने देखा होगा कि जो सिगरेट या फिर कुछ ऐसी चीजें होती है इनके ऊपर लिखा होता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उससे कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है, लेकिन फिर भी वो बाजार में बिकती हैं। अतः उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियम और विनियमों की आवश्यकता है। तो इस तरीके से हमारी डे टू डे लाइफ में हमें पता भी नहीं चलता हमारा कब शोषण हो जाता है उपभोक्ता के तौर पर। तो इसी वजह से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। सभी जानते हैं कि तंबाकू लोगों की जान देता है, पर कौन कहे तंबाकू कंपनियों को तंबाकू बेचने की छूट नहीं देनी चाहिए। यही पूंजीवाद है। मतलब कि तंबाकू पे ये चीज लिख दी जाती है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि उसे बेचना जो है बंद करवा दिया जाएगा या फिर उस पर बैन लगा दिया जाएगा, वो फिर भी बाजार में बिकता है। अब देखते हैं उपभोक्ता आंदोलन। उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण हुआ, क्योंकि विक्रेता कई अनुचित व्यावसायिक व्यवहारों में शामिल होते थे। बाजार में उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए कानूनी व्यवस्था नहीं थी पहले। लंबे समय तक जब एक उपभोक्ता एक विशेष ब्रांड उत्पाद या दुकान से संतुष्ट नहीं होता था, तो सामान्यतः उस ब्रांड को खरीदना बंद कर देता था या फिर उस दुकान से खरीदारी करना बंद कर देता था। मतलब पहले ऐसा होता था कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो या तो आप उस दुकान पे मत जाओ या फिर उस ब्रांड की चीज़ मत खरीदो। या मान लिया जाता था कि उपभोक्ता की जिम्मेदारी है कि वस्तु और सेवा खरीदते टाइम सावधानी बरते। मतलब अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो तो ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि वो आप उस चीज़ को खरीदते हुए सावधानी बरतें, ध्यान से चीज़ लें। संस्थाओं को लोगों में जागरूकता लाने में और भारत और विश्व में कई वर्ष लग गए। इसने वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी भी विक्रेताओं पर डाल दी। मतलब पहले ऐसा चलता था कि सारी जिम्मेदारी जो है ग्राहक की है, विक्रेता की कोई जिम्मेदारी नहीं है। भारत में सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म अनैतिक अनुचित व्यवसाय कार्यों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और प्रोत्साहित करने के साथ हुआ। मतलब कि उपभोक्ता आंदोलन जो है उन्होंने सामाजिक बल के रूप में जन्म लिया, जो कि अनुचित व्यवसाय से उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए था। अत्यधिक खाद्य कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। 1970 के दशक में उपभोक्ता संस्थाएं वृहत स्तर पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों के लेखन और प्रदर्शनी का आयोजन करने का कार्य करने लगी।
मतलब बाद में धीरे धीरे जो है उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता आने लगी और बहुत सारी जो संस्थाएं हैं ऐसा मतलब प्रदर्शनी का आयोजन वगैरह करने लगी ताकि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों से जागरूक किया जा सके। उन्होंने सड़क यात्री परिवहन में अत्यधिक भीड़ भाड़ और राशन दुकानों में होने वाले अनुचित कार्यों पर नजर रखने के लिए उपभोक्ता दल बनाया। हाल में भारत में उपभोक्ता दलों की संख्या में वृद्धि हुई है। उपभोक्ता इंटरनेशनल 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र से के दिशा निर्देशों को अपनाया। यह उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उपयुक्त तरीके अपनाने हेतु राष्ट्रों को ऐसा करने के लिए सरकारों को मजबूर करने हेतु उपभोक्ता की वकालत करने वाले समूह के लिए हथियार था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह उपभोक्ता आंदोलन का आधार बना। इंटरनेशनल लेवल पर जो है उपभोक्ता इंटरनेशनल ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। आज उपभोक्ता इंटरनेशनल 115 से अधिक देशों के 220 संस्थाओं का एक संरक्षण संस्था बन गया। मतलब अब जो है ये बहुत बहुत बड़ी संरक्षक संस्था बन गया है उपभोक्ता संस्थाओं के लिए। इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप यह आंदोलन वृहद स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ अनुचित व्यवसाय शैली को सुधारने और व्यावसायिक कंपनियों और सरकार दोनों पर दबाव डालने में सफल हुआ। 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 कानून बनना था जो कोपरा के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उपभोक्ता अधिकार सुरक्षा जो है सबका अधिकार है। एक अस्पताल में चिकित्सकों और कर्मचारियों द्वारा बेहोश करने में लापरवाही के कारण एक छात्र जिंदगी भर के लिए अपंग हो जाता है। जब हम एक उपभोक्ता के रूप में बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं तो हमें वस्तुओं के बाजारीकरण और सेवाओं के प्राप्ति के खिलाफ सुरक्षित रहने का अधिकार होता है। मतलब एक छोटी सी गलती की वजह से किसी की जान जा सकती है, कोई कोई लाइफ टाइम के लिए अभंग हो सकता है। तो उसी तरीके से हमें राइट्स होते हैं क्योंकि जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक होते हैं। उत्पादकों के लिए आवश्यक है कि वे सुरक्षा नियमों विनियमों का पालन करें। ऐसी बहुत सी वस्तुएं और सेवाएं हैं जिन्हें हम खरीदते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से सावधानी की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वॉल्व होता है जो यदि खराब हो जाए तो भयंकर दुर्घटना का कारण हो सकता है। सेफ्टी वॉल्व के निर्माता को इसकी उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए, मतलब उसे हाई क्वालिटी का बनाना चाहिए। आपको सार्वजनिक या सरकारी कार्रवाइयों को देखकर यह सुनिश्चित करना होगा कि गुणवत्ता का पालन किया गया है या नहीं। फिर भी हमें बाजार में निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त होते हैं क्योंकि इन नियमों का पर्यवेक्षण उचित रूप से नहीं हो रहा है और उपभोक्ता आंदोलन भी ज़्यादा मजबूत नहीं है। लेकिन इतना होने के बाद भी, रूल्स एंड रेगुलेशन होने के बाद भी, क्या आज भी हमें जो है अच्छी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं होती। जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उस पैकेट पर कुछ जानकारियाँ लिखी होती है, जैसे कि ये जानकारियाँ उस वस्तु के अवयवों, मूल्य, बैच संख्या, निर्माण की तारीख और जो एक्सपायरी डेट होती है और वस्तु बनाने वाले के पते के बारे में लिखा होता है। जब हम कोई दवाई खरीदते हैं तो उसके उचित प्रयोग के बारे में निर्देश होते हैं और ऐसा भी लिखा होता है कि 3 साल के बच्चे से इसे दूर रखें। तो इस तरीके के कुछ निर्देश लिखे होते हैं। जब वस्त्र खरीदते हैं तो उसके ऊपर धुलाई संबंधी निर्देश होते हैं। आखिर ये ऐसे नियम क्यों बनाए गए कि वस्तु बनाने वाले को ये जानकारियां देनी पड़ती है? या इसलिए है कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है उसके बारे में उसे सूचना पाने का अधिकार है। मतलब जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमें राइट है कि हम उसके बारे में हर चीज़ जानें कि किसने बनाई, कैसे कैसे इसका यूज़ करना है, तो हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। तब उपभोक्ता वस्तु के किसी भी प्रकार की खराबी होने पर शिकायत कर सकता है, मुआवजे पाने और वस्तु बदलने की मांग कर सकता है। अगर उसमें कोई गलती हो तो हम उन सूचना का यूज़ करके जो है या तो उसे चेंज करा सकते हैं या फिर उसे मुआवजा ले सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम एक उत्पाद खरीदते हैं जिसके ख़राब होने की लास्ट डेट है वो पहले ही ख़राब हो जाती है, मतलब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं वो ऑलरेडी एक्सपायर्ड है, तो हम उसे बदलने के लिए कह सकते हैं। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं होगा कि उसकी एक्सपायरी डेट कब है या कब नहीं है तो फिर हम उसे वैसे यूज़ कर लेंगे और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है या फिर अच्छा नहीं हो सकता। तो इसी वजह से अगर उसके ऊपर एक्सपायरी डेट वगैरह लिखी रहती हैं तो हम उसे बदलने के बारे में कह सकते हैं। यदि वस्तु खराब होने की अंतिम समय सीमा उस पर नहीं छपी है तब विनिर्माता दुकानदार पर आरोप लगा देगा और अपनी जिम्मेदारी नहीं मानेगा। मतलब कि अगर उसके ऊपर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी है तो जो दुकानदार हैं वो आपको कह देगा कि आपकी गलती थी कि आपने ध्यान से नहीं खरीदा। यदि लोग अंतिम तिथि समाप्त हो गई दवाओं को बेचते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है क्योंकि दवाई जब एक्सपायर हो जाती है तो उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं।
इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति मुद्रित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसका विरोध और शिकायत कर सकता है। मान लीजिए किसी चीज़ के ऊपर 275 रुपीज़ लिखे हुए हैं, लेकिन अब आपको 350 रुपीज़ में बेचा जा रहा है, तो आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। यह अधिकतम खुदरा मूल्य है, MRP आपने देखा होगा के द्वारा इंगित किया हुआ होता है। वस्तुतः उपभोक्ता विक्रेता के अधिकतम खुदरा मूल्य MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस से कम दाम पर वस्तु देने के लिए मोल भाव कर सकते हैं। मतलब कि मान लीजिए उसके ऊपर 300 लिखा हुआ है MRP, तो हम कह सकते हैं कि भैया 275 की कर लीजिए, या फिर मोल भाव कर सकते हैं, बार्गेनिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर वो 350 की लगा रहा है तो हमें उसके खिलाफ शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि ये रूल्स के बिल्कुल खिलाफ है। तो इस तरह आपको एक कस्टमर होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि आपके राइट्स क्या क्या हैं। आज सरकार प्रदत्त विविध सेवाओं को उपयोगी बनाने के लिए सूचना पाने का अधिकार बढ़ा दिया गया है। सन 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार ने कानून लागू किया, जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन या सूचना पाने के अधिकार के नाम से जाना जाता है, और जो अपने नागरिकों को सरकारी विभागों के कार्यकलापों की सभी सूचनाएं देने का अधिकार सुनिश्चित करता है। RTI जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं, बजाय इसके कि वो देश की सुरक्षा से जुड़ी हो। ये इससे आप अगर आपको किसी चीज़ पे शक है या फिर आप उसके बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप RTI लगा सकते हैं इसकी वेबसाइट पे जाके। चयन के अधिकार का उल्लंघन, किसी भी उपभोक्ता को जो कि किसी सेवा को प्राप्त करता है, चाहे वह किसी भी आयु या लिंग का हो, किसी भी तरह की सेवा प्राप्त करता हो, उसे सेवा प्राप्त करते हुए चुनने का अधिकार होगा। मतलब उसे राइट होगा कि वो कौन सा प्रोडक्ट चुनना चाहता है। आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आपको ये चीज़ खरीदनी है। अगर आप एक दंत मंजन खरीदना चाहते हैं और दुकानदार कहता है कि केवल दंत मंजन तभी बेचेगा जब आप उसके साथ एक ब्रश भी खरीदेंगे, तो ये आप ब्रश नहीं खरीदना चाहते क्योंकि आपके पास ऑलरेडी है, तो ये आपके राइट्स का उल्लंघन होगा। इसी तरीके से जब आप गैस कनेक्शन लेते हैं तो गैस डीलर आप उसको एक चूल्हा भी साथ देने के लिए दबाव डालता है, तो आपका वो राइट है कि अगर आप चूल्हा लेना चाहें तो ले सकते हैं, अगर नहीं लेना चाहें तो नहीं ले सकते। तो इस तरीके से आपके पास राइट होता है चुनाव करने का कि आपको कोई चीज़ लेनी है नहीं लेनी, विकल्प प्रोवाइड कराता है आपको। इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। उपभोक्ताओं के अधिकारों की अवहेलना की गई है, जो कि हमने पहले घटनाएं देखी थी, कैसे कैसे उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है। ऐसी घटनाएं अक्सर हमारे देश में घटित होती रहती हैं। इस स्थिति में उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है। यदि एक उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंचाई जाती है तो क्षति की मात्रा के आधार पर उसे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार है। उस कार्य को पूर्ण करने आसान और प्रभावी जन प्रणाली बनाने के लिए आवश्यकता है। उपभोक्ता उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र के सम्मुख अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं या किसी वकील के पास जो है हेल्प ले सकते हैं। इसी वजह से आपको आपके राइट जो हैं पता होने चाहिए कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आप क्या कर सकते हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको ये जानने के लिए इच्छुक होंगे कि एक पीड़ित व्यक्ति अपनी क्षतिपूर्ति प्राप्त करता है। अब हम जो है आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे उसने शिकायत करी। श्री प्रकाश जो है, यहाँ हम श्री की स्टोरी देखेंगे, श्री प्रकाश की, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए अपने गांव में एक मनी ऑर्डर भेजा था। उनकी बेटी को जब पैसों की ज़रूरत थी तब पैसे नहीं प्राप्त हुए, यहाँ तक कि महीनों बाद भी नहीं पहुँचे। श्री प्रकाश ने नई दिल्ली के जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में मुकदमा दर्ज किया, और हम देखते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे किया। अब अपनी बेटी के लिए मनी ऑर्डर भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस जाते हैं। प्रकाश को यह पता चलता है कि उनकी बेटी को पैसे नहीं मिले हैं। प्रकाश ने पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर के बारे में पूछताछ करी। पोस्ट ऑफिस द्वारा प्रकाश के प्रश्नों का संतोषजनक जवाब नहीं मिला, मतलब वो सेटिस्फाई नहीं हुए उनके जवाब से। प्रकाश क्षेत्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में सलाह लेने जाते हैं, कंज्यूमर फोरम में। प्रकाश तब एक नज़दीकी उपभोक्ता विवाद निवारण पे मुकदमा दर्ज करने जाते हैं तो अदालत ऑफिस से रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेते हैं और दूसरे पक्ष में नोटिस भेजती है। वे आयोग कार्यालय में मुकदमे पर स्वयं बहस करते हैं। आयोग कार्यालय के जज जो हैं दस्तावेजों का सत्यापन करते हैं और पीड़ित पक्ष और दूसरे पक्ष दोनों की दलीलें सुनते हैं। जज आयोग का फैसला सुनाते हैं। इस तरीके से भारत उपभोक्ता आंदोलन ने विभिन्न संगठनों के निर्माण में पहल की है, जिन्हें सामान्यतः उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता संरक्षण परिषद के नाम से जाना जाता है। ये उपभोक्ताओं का मार्गदर्शन करते हैं कि कैसे उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज कराए। बहुत से अवसरों पर ये उपभोक्ता अदालत में विशेष
व्यक्ति विशेष का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। स्वयंसेवी संगठन जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार से वित्तीय सहयोग भी प्राप्त करते हैं। यदि आप एक आवासीय कॉलोनी में रहते हैं तो निवासी कल्याण संघ का नामपट अवश्य देखा होगा। यदि उसके किसी सदस्य के साथ कोई अनुचित व्यावसायिक कार्रवाई होती है तो उनकी तरफ से संस्था मामले को देखती है। कोपरा जो हमने देखा था, COPRA, जो हमने देखा था कोपरा के बारे में डिस्कस किया था। कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया। जिला स्तर का न्यायालय, जिसे जिला केंद्र कहते हैं, 20 लाख तक के दावों से संबंधित मुकदमों पर विचार करता है। 20 लाख तक के जो दावे होते हैं उस पर जिला केंद्र। राज्य स्तरीय अदालत, राज्य आयोग कहते हैं 20 लाख से 1 करोड़ तक के, और राष्ट्रीय स्तर के जो है 1 करोड़ से ऊपर के जो है दावेदारी संबंधित मुकदमों को देखती है। यदि कोई मुकदमा जिला स्तर के न्यायालय में खारिज कर दिया जाता है तो उपभोक्ता राज्य स्तर और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर अपील कर सकते हैं। इस प्रकार अधिनियम ने उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता न्यायालय में प्रतिनिधित्व का अधिकार देकर हमें समर्थ बनाया है। मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हम वहां से हेल्प ले सकते हैं। जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक बातें। अब हम विभिन्न वस्तुएं खरीदते वक्त उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों के प्रति सचेत होंगे, क्योंकि अच्छे और बुरे में फर्क करने और श्रेष्ठ चुनाव करने में सक्षम होंगे। एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए निपुणता और ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत होती है। अधिकारों के प्रति सचेत कैसे हों? कोपरा अधिनियम ने केंद्र और राज्य सरकारों में उपभोक्ता मामले के अलग विभागों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आप जो हम विज्ञापन देखते हैं, सरकार द्वारा कानूनी प्रक्रिया के बारे में नागरिकों को अवगत कराती है, जिसका वे प्रयोग कर सकें। और हमने टेलीविजन में भी ऐसे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखे होंगे। ISI और एगमार्क के बारे में आपने सुना होगा। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीदते समय इनके ऊपर कुछ अक्षर लिखे होते हैं। ISI, एगमार्क, हॉलमार्क के शब्द चिन्ह लोगों को अवश्य देखा होगा, मतलब इनको आपने अवश्य देखा होगा। जब उपभोक्ता कोई वस्तु या सेवाएं खरीदते हैं तो ये शब्द चिन्ह लोगों और प्रमाणिक लोगो होगा, ये शब्द चिन्ह यानी कि LOGO लोगो। तो ये शब्द चिन्ह लोगो यानी कि प्रमाणिक चिन्ह में अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित कराने में मदद करते हैं। मतलब जिनके ऊपर ये ISI और एगमार्क का लोगो हो, इसका मतलब वो अच्छी गुणवत्ता की चीज़ है। ऐसे संगठन जो अनुवीक्षण और प्रमाण पत्रों को जारी करते हैं, उत्पादकों को उनके द्वारा श्रेष्ठ गुणवत्ता का पालन करने की स्थिति में लोगों को प्रयोग करने की अनुमति देते हैं। मतलब उन्हें उस लोगो का उपयोग करना पड़ता है। यद्यपि ये संगठन बहुत से उत्पादों के लिए गुणवत्ता का मानदंड विकसित करते हैं, लेकिन सभी उत्पादकों का इन मानदंडों का पालन करना जरूरी नहीं होता। मतलब सभी उत्पादकों को इन मानदंडों को फॉलो करना जरूरी भी नहीं होता। फिर भी कुछ उत्पाद जो उपभोक्ता की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जिनका उपयोग बड़े पैमाने पर होता है, जैसे कि LPG सिलेंडर, खाद्य रंग और उसमें प्रयुक्त सामग्री, सीमेंट, बोतलबंद पेयजल। मतलब जब आप कोई पैक्ड फूड खरीदते हैं तो उसके ऊपर तो ये ज़रूर आपको चेक करना चाहिए, क्योंकि वो जब आप उसको खाएंगे अगर वो कुछ खराब हुआ तो आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालेगा। इसके उत्पादन के लिए अनिवार्य होता है कि उत्पादक इन संगठनों से प्रमाण प्राप्त करें। मतलब वो पहले चेक करते हैं, बाद में उन्हें प्रमाण देते हैं और बाद में वो ISI मात्रक लगाते हैं। उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के संबंध में 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। 1986 में इसी दिन भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था। भारत उन देशों में से है जहां उपभोक्ता संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए विशिष्ट न्यायालय हैं। भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने संगठित समूहों की संख्या, उनकी कार्यविधियों के मामले में 24 दिसंबर जो है वो तो उपभोक्ता दिवस के रूप में, भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने संगठित समूहों की संख्या और उनकी कार्यविधियों के मामले में कुछ तरक्की की है। आज देश में 700 से अधिक उपभोक्ता संगठन है, जिनमें से केवल 20-25 अपने कार्यों के लिए पूर्ण संगठित और मान्यता प्राप्त हैं। फिर भी उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जटिल, खर्चीली और समय साध्य साबित हो रही है। कई बार उपभोक्ताओं को वकीलों का सहारा लेना पड़ता है। ये मुकदमे अदालती कार्रवाइयों में शामिल होने और आगे बढ़ने में काफ़ी समय लेते हैं। अधिकांश खरीदारियां समय रसीद नहीं दी जाती। ऐसी स्थिति में प्रमाण जुटाना आसान नहीं होता। इसके अलावा बाजार में अधिकांश खरीदारियां छोटे फुटकर दुकानों से होती हैं। मतलब कि ये नियम लागू होने के बाद भी अभी भी वैसा सब कुछ नहीं सुधरा है। दोषयुक्त उत्पादों से पीड़ित उपभोक्ताओं की क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर मौजूदा कानून भी बहुत स्पष्ट नहीं है। कोपरा के अधिनियम के 25 वर्ष बाद भी भारत में उपभोक्ता ज्ञान बहुत धीरे धीरे फैल रहा है। मतलब आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपने कंज्यूमर राइट्स का पता भी नहीं है। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कानूनों के लागू होने के बाद खास तौर से असंगठित क्षेत्र में कमजोर हैं।
बाज़ारों में कार्य करने के लिए नियमों और विनियमों का पालन नहीं होता। अब भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से जो है ये कानून अच्छे से काम नहीं कर रहा है। फिर भी उपभोक्ताओं को अपनी भूमिका और अपना महत्व समझने की ज़रूरत है। यह अक्सर कहा जाता है कि उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी से ही उपभोक्ता आंदोलन प्रभावी हो सकता है। इसके लिए स्वैच्छिक प्रयास और सबकी साझेदारी की से युक्त संघर्ष की ज़रूरत है। मतलब कि कैसा भी हो, लेकिन हमें जो है जागरूक बनना होगा, जागरूक उपभोक्ता बनना होगा, ताकि हम अपनी इच्छा के अनुसार चीज़ ले सकें, सही चीज़ ले सकें, अच्छी गुणवत्ता की ले सकें और सही प्राइस पे ले सकें। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।